नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जी हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किस काउंटर का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि काउंटर सर्किट में जब हम अगर बात करें असिंक्रोनस काउंटर की, तो असिंक्रोनस काउंटर में जो क्लॉक अप्लाई होता है सबको एक साथ क्लॉक अप्लाई नहीं होता, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ क्लॉक अप्लाई नहीं होता। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक की तरह बिहेव कराता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एक साथ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ना देने से, एक साथ क्लॉक सिग्नल ना देने से जो ये असिंक्रोनस काउंटर होता है वो स्लगिश हो जाता है, काफ़ी स्लो काउंटर हो जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों सिंक्रोनस काउंटर की, तो दोस्तों सिंक्रोनस काउंटर सबसे फास्टेस्ट काउंटर होता है। रीजन सिर्फ ये है कि सभी फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही क्लॉक फ्रीक्वेंसी से, एक ही क्लॉक सिग्नल से सबको कनेक्ट किया जाता है और साइमल्टेनियसली सबको एक साथ ही क्लॉक सिग्नल दिया जाता है, जिसके कारण सिंक्रोनस काउंटर फास्टेस्ट काउंटर होता है। अब अगर यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा दोस्त साहब कि रिंग काउंटर का तो सबसे कम स्टेट होता होगा, तो रिंग काउंटर सबसे फास्टेस्ट काउंटर होना चाहिए। तो दोस्तों नहीं, रिंग काउंटर भी सिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में आता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस काउंटर हैव हाईएस्ट स्पीड अमॉन्ग दीज काउंटर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस काउंटर। अब अगर स्लोवेस्ट काउंटर की बात आए तो स्लोवेस्ट काउंटर दोस्तों असिंक्रोनस काउंटर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड हाईएस्ट होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जब मैग्नेट को हम बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड तो क्या होगा। मैग्नेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है इट्स गेन मैग्नेटिज्म, ये और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ज़्यादा मैग्नेटिज्म को गेन कर लेगा। नहीं दोस्तों, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा इट लूजेज मैग्नेटिज्म, जी हाँ दोस्तों, ये अपने मैग्नेटिज्म को कम कर देगा, घटा देगा। आपको अगर इसे चेक करना है तो आप एक बार, मैग्नेट तो आपके पास होंगे ही, एक बार आप उन्हें जला के देखिएगा या जलते जहाँ पे कुछ आग जल रहा हो उसके अंदर डाल के देखिएगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ये हमारे सिलेबस में है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को अपने क्लास में कवर कराया है। आप उसे जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कोई शॉर्ट नोट चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अ सेमीकंडक्टर व्हेन प्लेस्ड एट 0 केल्विन विल एक्ट एज। अगर सेमीकंडक्टर को हम 0 केल्विन में रखें तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सेमीकंडक्टर के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होती है वो अप्रॉक्सीमेट 1.1 से लेके 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। ये होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर के केस में, या फिर अगर जनरलाइज करें तो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। तो एट अ 0 केल्विन जब हम उसको उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड या कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर उसको हीट नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है सेमीकंडक्टर के केस में।
जी हाँ दोस्तों, कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा कंडक्शन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा कंडक्शन के लिए तो वो सेमीकंडक्टर कंडक्ट ही नहीं करेगा, वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर अगर हम उसको 0 केल्विन पे रखें तो वो एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे अगर जनरलाइज किया जाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो। अगर हम उसको 0 केल्विन पे रखेंगे तो मतलब कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई हीट उस पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आउटपुट जो वो होगा दोस्तों, वो कोई भी आउटपुट करंट नहीं देगा या करंट का कंडक्शन नहीं होगा, और उस समय वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और मैंने आपको जब पढ़ा रहा था कि ये क्लास तब पर भी बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट्स को बताया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द। इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो करती है? तो दोस्तों इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। वो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फ्लो करती है और नेगेटिव चार्ज के कारण भी फ्लो करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, दोनों चार्जेस के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ जेफिड। जेफिड क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं बहुत बार आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें जेफिड की ड्रॉबैक की, तो दोस्तों जेफिड का जो इनपुट इम्पिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। ये एक उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये एक उसका एडवांटेज है जेफिड का कि उसका इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा है। इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होना मतलब दोस्तों आप उसे किसी भी टर्मिनल से, किसी भी डिवाइस से बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लोडिंग इफेक्ट नहीं होता, ये फ़ायदा होता है इनपुट इम्पिडेंस का ज़्यादा होना। जो जेफिड के केस में दोस्तों जो प्रॉब्लम थी इसके गेन का, जी हाँ दोस्तों, इसका वोल्टेज गेन बहुत ही कम था। वोल्टेज गेन बहुत ही कम था जिसके कारण मॉसफेट पे स्विच करना पड़ा। मॉसफेट का जो गेन था दोस्तों इसके कंपैरिजन में बेटर था। तो दोस्तों जो ड्रॉबैक होता है जेफिड का, मेन ड्रॉबैक ऑफ जेफिड इज लोअर गेन। जी हाँ दोस्तों, लोअर गेन इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो दोस्तों अगर बात करें आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो उसका बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है और उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जैसा कि आपको पता है कॉमन मोड गेन 0 होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में। कॉमन मोड का 0 होना मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 आएगा। कब? जब इनपुट्स हमारे क्या होंगे? कॉमन होंगे। अगर उनकी वैल्यू सेम होगी तब, उनकी वैल्यू सेम होगी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, जिसे कॉमन मोड गेन बोला जाता है। और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉमन मोड गेन 0 होता है, जिसके कारण कॉमन मोड गेन अगर 0 होता है तो कॉमन मोड गेन 0 होता है, जिससे हमारा CMRR क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि CMRR इक्वल टू होता है AD/AC। तो यहाँ से CMRR की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी है। और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, गेन इनफाइनाइट होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। और दोस्तों आपने देखा होगा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो इनपुट करंट होता है I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू वो क्या होती है? 0 होती है। ये आपको पता होगा कि करंट कोई भी इंटर नहीं करता ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में, क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो अंदर इंटर नहीं करता। 0 होती है तो इसलिए हम उसको समझ लेते हैं कि अंदर करंट जा ही नहीं रहा है। तो न जाने का रीजन क्या है दोस्तों? न जाने का रीजन सिर्फ यही है कि उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही ज़्यादा है। इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही ज़्यादा है मतलब अगर आइडल केस देखा जाए तो इनपुट इम्पीडेंस है ही नहीं, मीन्स इनपुट इम्पीडेंस ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। मीन्स हम कह सकेंगे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का
जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस 0 होता है। तो ये ही ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये प्रॉपर्टी नहीं है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है। तो दोस्तों ये डेटाबेस क्वेश्चन है, अगर आपको इसके आंसर्स पता हैं तो आप इसका आंसर देंगे 1 से 2 सेकंड में और आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इसके आंसर्स आपको नहीं पता है तो आप टिक करेंगे, गेस करेंगे, तो उसमें माइनस करके चले आएंगे। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को माइनस मत करिएगा जिसके आंसर्स आपको पता ना हो, ज़्यादा गेस करने की कोशिश मत करिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%। जी हाँ दोस्तों, 40.6% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर। शिफ्ट रजिस्टर हम किसके लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था, शिफ्ट रजिस्टर जनरली 2 या 3 फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं, या अगर आप कहें कि अगर एक बिट डेटा को स्टोर करना होता है तो एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर 2 बिट डेटा को स्टोर करना होगा तो 2 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बिट डेटा को स्टोर करना होगा तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर नोन एज रजिस्टर्स। फ्लिप फ्लॉप को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो पूरा एक रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर हम 8 बिट रजिस्टर की बात करें तो 8 बिट रजिस्टर के केस में 8 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। हर एक फ्लिप फ्लॉप इंडिविजुअली 1 बिट डेटा को स्टोर करेगा। दोस्तों इनका जो मेन फंक्शन होता है बेसिकली डिले प्रोवाइड करना होता है किसी भी जी हाँ दोस्तों, अगर हमको जस्ट सपोज करिए एक फ्लिप फ्लॉप का जो टाइम डिले है, प्रोपगेशन डिले है 2 नैनो सेकेंड है, तो अगर हमें 4 नैनो सेकेंड का क्या करना है या फिर 8 नैनो सेकेंड का डिले प्रोवाइड कराना है, तो हम क्या करेंगे 4 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ कर लेंगे, जो कि उनको कैस्केड कर देंगे 4 फ्लिप फ्लॉप। वो रजिस्टर्स आप उन्हें कह सकेंगे, 4 बिट रजिस्टर्स को हम यूज़ कर लेंगे तो 8 बिट का, तो 8 नैनो सेकेंड का हमें डिले मिल जाएगा। तो बेसिकली रजिस्टर्स आर यूज फॉर, और हम दोस्तों ये भी देखते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के लिए भी रजिस्टर्स का यूज होता है। तो रजिस्टर्स आर यूज फॉर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन एंड डिजिटल टाइम डिले ओनली एंड ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि शिफ्ट रजिस्टर्स बनाने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप्स यूज होता है वो जनरली डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप दोस्तों, डी फ्लिप फ्लॉप। अगर बात करें दोस्तों काउंटर्स बनाने की, तो काउंटर्स बनाने के लिए चाहे कोई भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर लीजिए, लेकिन वो टॉगल मोड में होना चाहिए, टॉगल मोड में होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो टी फ्लिप फ्लॉप हमारा खुद ही टॉगल मोड फ्लिप फ्लॉप है। तो दोस्तों जनरली टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं काउंटर्स बनाने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अ नेटवर्क विच कंटेन 1 और मोर देन 1 सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, तो अगर कोई नेटवर्क ईएमएफ सोर्स को कंटेन किया हुआ है तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे, क्योंकि ईएमएफ सोर्स जो है दोस्तों वो एक एक्टिव एलिमेंट है। और कोई नेटवर्क अगर एक्टिव एलिमेंट से मिलके बना हुआ है तो उस नेटवर्क को दोस्तों एक्टिव एलिमेंट बोला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्टिव नेटवर्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर थर्मल रन अवे इज अनकंडीशनली अवॉइडेड इफ। थर्मल रन अवे को हम तभी हटा सकते हैं जब हमारा VCE की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो किसके, VCC/2 से, या उससे बराबर हो या उससे छोटी हो। तो उस केस में दोस्तों हम थर्मल रन अवे को अवॉइड कर सकते हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के केस में। अब दोस्तों आपके माइंड में चल रहा होगा कि थर्मल रन अवे क्या है। दोस्तों थर्मल रन अवे ये है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो कितना फास्ट या कितना एफिशिएंटली
हीट जो जनरेट हो रहा है कलेक्टर रीजन में उसको बाहर ट्रांसमिट कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को थर्मल रन अवे बोलते हैं। और अगर वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है हीट को, तो क्या होगा कि हीट ज़्यादा जनरेट होने के कारण सर्किट्स हमारे क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। तो दोस्तों यही रीज़न है कि जो कलेक्टर का साइज़ होता है दोस्तों, कलेक्टर का साइज़ होता है, अगर ट्रांजिस्टर की अगर आप बात करें तो एमीटर का साइज़ कुछ इतना होता है और बेस का उससे भी छोटा होता है, कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है। कलेक्टर का साइज़ बड़ा होने का दोस्तों ये रीज़न है कि अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर सकता है, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि फाइनली जो चार्ज कैरियर होते हैं एमीटर से निकलते हैं कलेक्टर में ही तो जाके सेव होते हैं, कलेक्टर में ही तो जाके रुकते हैं, कलेक्टर ही तो उसे कलेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ जनरेट होता है, कलेक्टर में ही हीट जनरेट होता है। और कलेक्टर में हीट जनरेट होता है, अगर उस हीट को एफिशिएंटली कलेक्टर बाहर इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र ना करे, अपने सराउंडिंग में ट्रांसफ़र ना करे, तो क्या होगा, हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो जाएगा और सर्किट्स जल भी सकते हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए थर्मल रन अवे का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और उसको तभी हटाया जा सकता है जब आपका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE की जो वैल्यू होगी नहीं चाहिए वो या तो छोटी हो या फिर बराबर हो VCC/2 के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर को, तो इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा 1001010, ये हो जाएगा इसका आंसर 74 का। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द टोटल एड्रेसेबल मेमोरी साइज इन 8085। 8085 के केस में आपको पता होगा इसके पास टोटल 16 एड्रेस लाइन होते हैं और 8 डेटा लाइंस होते हैं। 8 डेटा लाइंस का होना मतलब दोस्तों ये साइमल्टेनियसली 8 बिट डेटा का ट्रांसफ़र कर सकता है एट अ टाइम। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि अगर मेमोरी की साइज़ डिफ़ाइन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लाइन से डिफ़ाइन होती है। 8085 के केस में 16 एड्रेस लाइन होती है, तो जो मेमोरी साइज़ हो जाएगी दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 2 to the power 16, जिसकी वैल्यू अगर हम इसे ब्रेक करें तो 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6। 2 to the power 6 को दोस्तों 64 लिखा जा सकता है और 2 to the power 10 को क्या लिखा जा सकता है, k लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में जो मेमोरी साइज हो जाएगा वो 64 किलोबाइट का हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया है, अब तो आपको ये याद भी हो गया होगा कि अगर एक एड्रेस लाइन दिया हो तो मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर मेमोरी साइज़ दिया हो तो एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप यूँ चुटकी बजा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा भरोसा है आप सब पे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाउ मेनी फुल एडर्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एम बिट पैरेलल एडर। दोस्तों एम बिट पैरेलल एडर को बनाने के लिए कितने फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर जब पढ़ाया था तो आपको डिटेल में बताया था, तो कोई बात नहीं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों अगर फुल एडर बनाना है आपको, जस्ट सपोज करिए एम बिट फुल एडर बनाना है, तो आपको एम बिट अगर फुल एडर बनाना है, एम बिट पैरेलल एडर बनाना है दोस्तों, तो एम फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों एम फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है या m-1 फुल एडर रिक्वायरमेंट होगी और एक हाफ एडर की रिक्वायरमेंट होती है ये बनाने के लिए, पैरेलल एडर बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी फुल एडर्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एन एम बिट पैरेलल एडर। तो अगर एम बिट पैरेलल एडर की बात करें तो दोस्तों m नंबर ऑफ फुल एडर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा m फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों इसमें अगर ये पूछा जाता है कितने फुल एडर एंड कितने हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों m-1 फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी और एक हाफ एडर की ज़रूरत पड़ती है m बिट फुल एडर बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा m नंबर ऑफ फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एम बिट पैरेलल एडर बनाने के लिए।
दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।